गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? यस सर। चलिए, तो हम लोग फिर से एक न्यू सेट शुरू करेंगे। और ध्यान रहे, अब जब सेट हम लोग करते जा रहे हैं आगे, तो कुछ कुछ न्यू क्वेश्चन आ रहा है, उन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। बाकी जो क्वेश्चन जान रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उस पर विशेष ध्यान देना है। बस अब एक दिन और की बात है, कल के बाद परसों आपकी परीक्षा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों को एक अच्छी सूचना ये दे दें कि अमन और सोनू जो अभी इस बार एग्जाम देने वाला है, अभी आईटी एडवांस में एक का 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है और एक को 91 पॉइंट समथिंग है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप दोनों विद्यार्थियों को, सोनू और आर्यन को, ढेर सारी बधाई संकल्प की ओर से। आप लोग दोनों ने कमाल कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने इतना अच्छा मार्क्स लाया है। क्या सोनू और आर्यन जुड़ा है इसमें? क्या अगर जुड़ा है तो जरूर आप लोग बात करेंगे, नहीं जुड़े हैं तो चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपका सेट स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा। Who threw Douglas into the swimming pool? डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंक दिया? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा ये यंग बॉय 18 इयर्स ओल्ड। विच कंट्री वाज अल्फोंस डॉडेट फ्रॉम? ये भी बहुत इजी है, फ्रांस। हु वाज साहेब? ये रैग पिकर। मैं क्वेश्चन के बाद तुरंत आंसर बता रहा हूं, और ये वेरी इजी क्वेश्चन है। जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसमें मैं सीधे आंसर को बोलते हुए निकलते चला जाऊंगा, जो न्यू होगा उसको मैं 2 बार रिपीट करूंगा। तो हुआ साहेब, आंसर है ये रैग पिकर। हाउ मच डिड गांधी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स? बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि गांधी जी ने कितना प्लांटर्स को, फार्मर को पे करने के लिए कहा था। आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं 25% और 50%। तो याद इस बात का रखना है कि गांधी जी ने 50% डिमांड किया था, लेकिन प्लांटर्स ने यह डिसाइड किया था कि हम लोग 25% ही सबमिट करेंगे, 25% ही रिटर्न करेंगे। इसलिए दोनों क्वेश्चन को समझना है। अगर यह पूछा जाए कि गांधी जी ने कितना परसेंट मांगा, तो 50%, उन लोगों ने कितना परसेंट देने का विचार किया, वहां होगा आंसर 25%। तो यहां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाउ मच डिड गांधी आस्क? गांधी जी ने कितना मांगा द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स? तो इसका आंसर गलती से भी 25 नहीं करिएगा, इसका आंसर है 50%। आवाज मेरी नहीं जा रही है? आ रही है सर। नो सर। आवाज तो क्लियर जानी चाहिए। यस सर। तो ध्यान से सुनिएगा, तो इसका आंसर होगा 50%। व्हाट इज रिटन? प्लीज माइक अपना जरूर ऑफ कर लीजिए। ये सुबोध कुमार अपनी माइक को आप ऑफ करिए, नहीं तो मैं किसे कर दूंगा। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस? इसका भी आंसर बहुत इजी है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड? रोड के किनारे क्या बेचा जाता था? तो
याद है आप लोग को फार्म प्रोडक्ट्स। तो यहां जो ऑप्शन में दिया हुआ है फार्म प्रोड्यूस यानी खेत में उपजाए हुई सब्जियां, फल फूल, यही रोड साइड के किनारे जो किसान हैं, जो रूरल फॉक हैं, वो बेच रहे हैं। तो व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड, इसका आंसर याद रखिएगा फार्म प्रोडक्ट्स। What convinced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level? चार्ली जब थर्ड स्टेशन में चला गया तो आखिर क्या क्या उन्होंने देखा कि उसको लगा कि भाई हम दूसरे तल में नहीं तीसरे तल में पहुंच गए हैं। तो याद रखिएगा ये डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पीटर्स, यानी वहां गैस लाइट जल रहा था, ब्रास स्पीटून्स जल रहे थे। बियर्ड एंड माउस्टेक ऑफ 1894, वहां के लोगों की दाढ़ी और पूंछ जो है वो 1894 की तरह थी। न्यूज़पेपर विथ ए डेट जून 11, 1894, उसको जो द वर्ल्ड नाम का जो अखबार मिला था उसमें जो डेट था वो 11 जून 1894 था। चौथा है ऑल ऑफ द एबव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सारी चीजें दाढ़ी और मूछ, न्यूज़पेपर और गैस लाइट्स, ये सारी चीजें ये संकेत करा रहा था कि वो तीसरी तल में पहुंच चुका है, वो दूसरे तल में नहीं है। तो बच्चों याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। व्हाट शुड बी रिटन इन द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर फॉर, इन न्यू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल लेटर के सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा एम ऑफ द लेटर, यानी कोई भी पत्र जब आप लिखते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम सब्जेक्ट में विषय में क्या लिखते हैं? एम ऑफ द लेटर, यानी पत्र का जो एम है, जो लक्ष्य है, यानी पत्र किसके बारे में है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा, न्यू क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी रिटन इन द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप आंसर लिखिएगा एम ऑफ द लेटर। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। तो आप लोग को ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इट बी वुड इट बी, तो आप याद होगा इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोटिक। हाउ वाज कथा मंगलम सुब्बू, यानी सुब्बू का पूरा नाम है कथा मंगलम सुब्बू। तो हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 का पोजीशन था सुब्बू का। ये भी आप लोग को याद है कि जेमिनी स्टूडियो के जो मालिक थे वो एसएस बासन थे और सुब्बू नंबर 2 पर था। तो उनकी स्थिति क्या थी? विथ हाई रिस्पेक्ट, यानी सुब्बू का स्टूडियो में काफी सम्मान था। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा, हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। आंसर याद रखिएगा विथ हाई रिस्पेक्ट। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर, ये वेरी सिंपल है, फॉर 12 सेकेंड। उन्होंने कहा था जब तक मेरी गिनती 12 तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप शांत रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड्स। याद रहे बच्चों, मैंने 12 की बात किया था कि घड़ी में टाइम का साइन होता है 12 तक का, तो इसलिए कभी 12 तक की गिनती करना चाहता, लेकिन आंसर में सेकेंड वर्ड रहेगा तो आप लोग सेकेंड वर्ड को चुनिएगा। यानी इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर 12 seconds. Next question please. On which issue is the story the Tiger King is satire on? आप लोग को जो मैंने टाइगर किंग पढ़ाया था तो मैंने बताया था टाइगर किंग इज ए सटायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज हु आर इन पावर। ये लाइन मैंने लिखवाया था। तो इसमें जो आंसर होगा, यहां भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइगर किंग में सटायर किस पर, व्यंग किस पर किया गया है,
तो आंसर इसका होगा द फॉल्स प्राइड ईगो ऑफ द पावरफुल पीपल, यानी सत्ताधारी लोगों का जो ईगो था उस पर कमेंट किया गया है, सटायर किया गया है। व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, याद रखिएगा, ये भी बताए थे पढ़ाते वक्त, 1940 ईस्वी में जेमिनी स्टूडियो की स्थापना की गई थी। अभी इसके पहले वीडियो में बताए थे एमआरए मद्रास कब आया था, तो 1952, और जेमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई थी, 1940, याद रखिएगा। व्हाट वाज दुरई मीन इन द स्टोरी द टाइगर किंग? बच्चों ध्यान से सुनिएगा इसको, ये न्यू क्वेश्चन है। मैंने दुरई और दुरासनी के बारे में बताया था कि दुरई वो जो अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर जो आता है उसको कहा गया है, और दुरासनी उसकी पत्नी को कहा गया था। लेकिन इसमें आंसर कुछ और है। दुरई जो है वो एक तमिल वर्ड है, रखिएगा, फिर आप लोग बात कर रहे कौन है भाई? प्लीज म्यूट योर माइक। प्लीज चैनल में वैसे लोग ही जुड़े जिसको इंटरेस्ट है सुनने में, जिनको अपनी बात करनी हो तो प्लीज आप माइक म्यूट कर लें। डोंट डिस्टर्ब अदर्स प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड। तो फिर से मैं न्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। तो दुरई एक तमिल वर्ड है जिसमें उसका अर्थ होता है हेड, लीडर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज दुरई मीन इन द स्टोरी द टाइगर किंग, और ऑप्शन में अगर रहे तो आंसर हो जाएगा चीफ लीडर इन तमिल। तमिल में जो चीफ लीडर होते हैं, मुख्य जो नेता होते हैं, उसको दुरई कहा जाता है। तो एक न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरूर याद रखिएगा। हालांकि किताब में इसकी चर्चा नहीं है, मैंने इसको गूगल में देखा तो देखा कि दुरई जो एक तमिल वर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए, बट सेट में दिया है तो जानने में कोई बुराई नहीं है। तो दुरई मीन चीफ लीडर इन तमिल। सर, हाँ जी सर बोले मतलब जो द टाइगर किंग जो ये मतलब कहानी है, तो ये तमिल में ही बनना था, मतलब जो इसमें तमिल वर्ड का यूज किया गया है, तो मतलब तमिल हाँ। सेट ही होगा इसका। नहीं 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 नहीं, उसको सेट तमिल नहीं लिखना है, उसमें सेट की तो बात ही नहीं है। आप ये सिर्फ याद रखिए कि दुरई और दुरासनी दो वर्ड जो यूज किया गया है तो ये तमिल है, ठीक है। ये तो काल्की ने लिखा है। और मैंने बताया था टाइगर किंग इज ए सटायर एंड सटायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज हु आर इन पावर, मैंने एक लाइन लिखवाया था। यह एक व्यंग है उन लोगों के सत्ता के ऊपर जो शासन में होता है, क्योंकि इसमें राजतंत्र के बारे में दिखाया गया है, डेमोक्रेसी नहीं है। और राजतंत्र में क्या है कि राजा का बेटा ही राजा होता था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर? पैडलर को पनाह किसने दिया? इसका दो आंसर हो सकता है, एन ओल्ड मैन, और दूसरा हो सकता है क्रॉफ्टर, यानी दोनों एक ही चीज है। तो इसमें है एन ओल्ड क्रॉफ्टर। पैडलर को शेल्टर किसने दिया? एन ओल्ड क्रॉफ्टर। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? नोट्स में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। लास्ट लेसन किसको सिंबलाइज करता है? याद रखिएगा, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यानी भाषा और आजादी का लॉस के बारे में लास्ट लेसन सिंबलाइज करता है। द राइटर ऑफ इंडिगो इज, वेरी इजी क्वेश्चन, लुइस फिशर। व्हाट वाज लेविस कैरोल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ? इसको भी थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार की बातें कही है। मैंने जब पढ़ाया था इंटरव्यू तो मैंने बताया था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। तो उसी में क्वेश्चन है कि लेविस कैरोल का ओपिनियन इंटरव्यू के बारे में क्या था? तो वो इंटरव्यू को मानता था इट इज वन टाइप ऑफ हॉरर। तो याद रखेंगे इसका आंसर, लेविस कैरोल के ओपिनियन के मुताबिक इंटरव्यू इज जस्ट लाइक हॉरर, याद रखेगा।
मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं क्योंकि मुझे 2 सेट करा देना है, फाइनल आज खत्म करना है। कल मैं आप लोगों से जुड़ूंगा क्वेश्चन आर्ट्स का लेकर के। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका में जर्नी टू द इंड जो है उसका पर्पस क्या है? तो याद रखिएगा, टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। यानी लोगों को जो जर्नी टू द एंड ऑफ द यात्रा पर जो ले जाया जाता है, तो क्यों ले जाया जाता है? तो याद रखिएगा, टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। ये पर्यावरण चेंज होने के बाद क्या प्रभाव पर्यावरण पर पड़ सकता है, इसके लिए सेंसिटाइज करने के लिए यंग माइंड्स को इस यात्रा पर ले जाया जाता है, जिसके तहत तिसानी दोषी भी गई थी, जिसमें 52 मेंबर्स थे। और जिस बोर्ड से वो गई थी, रशियन रिसर्च वेसल, उसका नाम क्या था, कोई बताइए? एकेडमी सोकाल्स्की। वेरी एकदम बढ़िया आप लोगों ने किया है। एकेडमिक सोकाल्स्की वाज द नेम ऑफ रशियन रिसर्च बोर्ड इन विच अबाउट 52 मेंबर्स वेयर देयर, जिसमें तिसानी दोषी भी गई थी। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका में क्या है? तो गौर करना बच्चों, यहां आप कंफ्यूज करेंगे। एक ऑप्शन है ज्योग्राफिकल हिस्ट्री और दूसरा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भूगोलिक इतिहास लिख देंगे, लेकिन याद रखिएगा किताब में दिया हुआ है अंटार्कटिका इज अबाउट जियोलॉजिकल नॉट ज्योग्राफिकल। फिर से ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री नहीं दीजिएगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात अंटार्कटिका में होता है, जियोलॉजिकल। व्हाट डज द फ्लावर ऑफ सिटीज इन द रोड साइड स्टैंड रेफर टू? फिर न्यू क्वेश्चन, फ्लावर ऑफ सिटी रोड साइड स्टैंड में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा सिटी फॉक। याद है आप लोग को किसमें रूरल फॉक और सिटी फॉक की बात है, यानी देहाती लोगों की बात है, ग्रामीण लोगों की बात है और शहर के लोगों की बात है। तो फ्लावर्स ऑफ सिटी वर्ड्स हैज बीन यूज्ड फॉर सिटी फॉक। याद रखिएगा सिटी पीपल। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? ये तो बताना ही नहीं है, इजी है, अल्फोंस डॉडेट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन गोइंग प्लेसेस बाय बार्टन? गोइंग प्लेसेस में ए.आर. बार्टन ने किस विषय पर चर्चा किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, न्यू क्वेश्चन आपके लिए, इमीडिएट रिलीवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की बात। आपको पता है कि सोफी एंड जानसी दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों स्कूल गर्ल हैं, तो स्कूल लीवर्स के बारे में इसमें बात हुई है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इमीडिएट रिलीवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स। व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट? सोफी किसका ड्रीम देखती है? तो इस क्वेश्चन में आपको तो पता है, बिकमिंग ए मैनेजर, बिकमिंग एन एक्ट्रेस, बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसका ऑप्शन दिया है बिकमिंग एन एक्टर और बिकमिंग ए मैनेजर। तो सोफी तो एक्टर नहीं हो सकती है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो इसका आंसर होना चाहिए बिकमिंग ए मैनेजर, लेकिन ऑप्शन में दिया है बिकमिंग एन एक्टर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मेरे अनुसार होना चाहिए बिकमिंग अ मैनेजर। इन द पोएम माय मदर एट 66, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन हैज बीन ब्राउट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स में दिया हुआ है कि इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन किस बात को शो करता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर, शो एनर्जी एंड एक्सर्वेंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन। जो छोटे बच्चों का जो एनर्जी है
जो उत्साह है उसकी बात व्यक्त करता है इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन। फिर से एक बार आंसर सुनिएगा इसका। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन कमला दास ने यूज किया है टू शो एनर्जी एंड exuberance of young children. Next question. When the narrator looked at her mother again, she felt a pang of. कवित्री जब अपनी मां को फिर से देखती है यानी एयरपोर्ट पर, तो वो क्या अनुभव करती है? हर फेमिलियर एक। आप लोग को याद है, यानी इन द एयरपोर्ट द पोएट कमला दास फेल्ट हर ओल्ड फेमिलियर एक। तो इसका आंसर हो जाएगा हर फेमिलियर एक। इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी द इंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम, यानी लास्ट में जो लाइन लिखा हुआ है उसमें यह कहा गया है कि ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो जस्ट लाइक इंडलेस फाउंटेन की तरह है। तो इसमें जो लाइन दिया हुआ है कि द इंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम, कहां से? तो हेवंस ब्रिंक, कविता में है हेवंस ब्रिंक, यहां आंसर दिया हुआ है हेवंस ड्रिंक, यानी ये स्वर्ग का अमृत है। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब वैसा पेय जो पीने के बाद लोग मरते नहीं, यानी अमृत के समान है। तो याद रखिएगा इंडलेस फाउंटेन कहां से आएगा? आंसर याद रखिएगा हेवंस ब्रिंक या ड्रिंक। एंड हाँ, फिर देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन था इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी द इंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा हेवंस ब्रिंक। फिर ये क्वेश्चन रिपीट किया है एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इज ए रेफरेंस टू, ये किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर याद रखिएगा द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सैक्रेड और होली रिवर। फिर से दुनिया सुनिएगा, an endless fountain of immortal drink is a reference to the continuous flow of sacred or holy river, पवित्र पानी का जो कंटिन्यूअस फ्लो है उसी को कहा गया है इमॉर्टल ड्रिंक। वह भाई सुब्बू ये ट्रबल शूटर, सुब्बू को ट्रबल शूटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी। कहा जाता है स्टूडियो में जब भी कोई आदमी कोई प्रॉब्लम में फंसता था तो सुब्बू चुटकी में उस समस्या का समाधान कर देता। कोई भी कहानी का प्लॉट वो खड़े खड़े क्रिएट कर लेता था। तो सुब्बू को ट्रबल, ये भी न्यू क्वेश्चन है बच्चों, याद ध्यान देना है। ट्रबल शूटर क्यों कहा गया है सुब्बू को? तो बिकॉज ऑफ हिज problem solving attitude quality. How does the author come to know that English author was Stephen Spender? याद होगा मैंने बताया था इंटरव्यू में कि एक पोएट भाषण देने के लिए आता है तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जेमिनी स्टूडियो जो है उसमें भाषण का मंच कैसे बना दिया गया। तो जो इसके लेखक हैं उसको ये तब पता चला कि उसका नाम स्टीफन स्पेंडर है जब उन्होंने एक बार किताब रोड पर खरीदा था, द गॉड दैट फेल्ड। याद रखिएगा स्टीफन स्पेंडर की एक किताब है द गॉड दैट फेल्ड। अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाए द गॉड दैट फेल्ड किसने लिखा है तो याद रखिएगा स्टीफन स्पेंडर। लेकिन यहां क्वेश्चन ये है कि ऑथर को कैसे पता चला कि वो स्टीफन स्पेंडर था? तो जब उन्होंने उसकी एक किताब खरीदी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। तो बच्चों इस प्रकार से चौथा प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। अब हम तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं पांचवा प्रैक्टिस सेट, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन
आप लोगों को पता है नोटिस जो वर्ड है, मैंने कहा था या तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा या ब्लॉक लेटर में, तो इसका आंसर यहां है ब्लॉक लेटर। हु वाज जीत कला साहब, तो याद रखिएगा बामा के बारे में याद रहे तो उसके बारे में याद रखिएगा, ये तमिल दलित वुमन, लेकिन जीत कला के बारे में याद रखिएगा ये नेटिव अमेरिकन। जीत कला कौन है, तो ये नेटिव अमेरिकन है। द टाइटल ऑफ योर रिपोर्ट मस्ट बी, कहता रिपोर्ट का टाइटल कैसा होना चाहिए। फिर देखिए रिपोर्ट के बारे में एक न्यू क्वेश्चन है, तो टाइटल हमेशा आई कैची होना चाहिए। आई कैची मतलब एक बार में मतलब पसंद आ जाए। बेटा जाओ प्लीज, जाओ उधर लिखो, तुम पढ़ो उधर। तो द टाइटल ऑफ ए रिपोर्ट मस्ट बी आई कैची। हु यूज्ड टू मेक रेट रैप, रेट रैप कौन बनाता था, सिंपल सा आंसर है पेडलर बनाता था। ट्रीज स्प्रिंटिंग यूजेज ए पोएटिक डिवाइस, ये मैंने आप लोग को बताया था। दौड़ता हुआ वृक्ष में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बताइए तो, कोई याद है किसी को तो? पर्सोनिफिकेशन सर। पर्सोनिफिकेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी है आप लोगों का, बहुत बहुत बधाई आप सबों को, बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने तैयार कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग एकदम गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में। वेरी गुड। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन है, वेरी गुड आंसर। हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला के बारे में आप लोग को पता है, ये पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, तो यहां केवल आंसर में दिया हुआ है ये पुअर पीजेंट। व्हाट वाज एमएमएल गोइंग टू आस्क फ्रांज अबाउट इन द लास्ट लेसन, एमएमएल जो टीचर है फ्रांज से उस दिन क्या पूछने वाला है, तो आप लोग को पता है कि एमएमएल ने फ्रांज को एक होमवर्क दिया था, एक ग्रामेटिकल लेसन जिसका नाम था पार्टिसिपल, तो यहां आंसर हो जाएगा पार्टिसिपल। मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, आप लोग को पता है कि मुकेश बिलोंग्स टू फिरोजाबाद एंड ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले के परिवार से वो जुड़ा हुआ है, तो यहां आंसर लिखेगा मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। द पेडलर्स रेट रैप वेयर मेड ऑफ, पेडलर जो रेट रैप बनाता था वो किससे बना हुआ था, तो वायर से। आप लोग को पता है वो यहां जहां तहां से वो वायर कलेक्ट करता था और वो तार का पेडलर बनाता था, सॉरी रेट रैप बनाता था, तो आंसर हो जाएगा वायर। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर, वेरी इजी क्वेश्चन। पेडलर ने कितना पैसा चुराया था क्रॉप्टर के यहां से, बताइए कितना चुराया था? 30 क्रोनर्स। वेरी 30 क्रोनर। हु आर द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, इसका भी आंसर कोई बताइए आप लोग। अभी तो मैंने जस्ट बताया, वेरी गुड, अभी मैंने जस्ट बताया कि जेमिनी स्टूडियो का जो फाउंडर था वो मिस्टर एस वासन थे। 1940 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था। जेमिनी स्टूडियो जस्ट लुक्स लाइक ए सैलून, याद रखिएगा हेयर कटिंग सैलून। ये एक अस्तबल माने घोड़साल में खोला गया था। फिर अभी मैंने बताया एमआरए जो आया था वो 1952 में आया था। सुब्बू जो है वो नंबर 2 है, ग्रेट रिस्पेक्ट था उसका। सुब्बू जो है सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी है उसमें, ये सब बातें याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सोफी द प्लेस शी हैड चूजन टू मीट डैनी वाज, सोफी ने डैनी से मिलने के लिए जो प्लेस चुनी थी वो क्या था, तो याद रखिएगा ये परफेक्ट प्लेस, and it was a perfect place she had chosen to meet Danny Casey, तो इसका आंसर हो जाएगा the perfect place। Man needs to learn a lesson from dash according to Pablo Neruda, पैब्लो निरूदा ने क्या कहा है कि मानव को कहां से सीख लेना चाहिए, तो आंसर है अर्थ। मैंने कहा था नेचर या अर्थ, तो कविता की लाइन है अर्थ कैन टीच अस, तो जो ऑप्शन में रहे, तो मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम द अर्थ। हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वेरी इजी, जॉन किट्स। हु रोट द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, बार बार देखिए आता है, इसलिए मैं रोज आप लोग को बताया हूं, पांचों
कविता के कवि कौन है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो रोड साइड स्टैंड के रॉबर्ट फ्रोस्ट। विच वर्ड इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड मीन्स फैडिंग? रोड साइड स्टैंड में एक वर्ड है फैडिंग, तो उसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा विदरिंग। विदरिंग मतलब भी फेड करना, फेड कर जाना। तो फेडिंग इज इक्वल टू विदरिंग, याद रखिएगा, फेडिंग, विदरिंग। व्हाट आर आंट जेनिफर टैगर्स एक्चुअली? तो आंट जेनिफर के टैगर एक्चुअल में क्या है? तो वो कोई जिंदा टैगर नहीं है, वो है एम्ब्रॉयडर्ड टैगर्स। आप लोगों को पता है कि आंट जेनिफर के जो टैगर है वो चाची जेनिफर के द्वारा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, उसको बिनाई किया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स। विच ह्यूमन टेंडेंसी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने इसको कहा है। विच ह्यूमन टेंडेंसी डज द लास्ट लेसन हाईलाइट? कितने लोगों को याद है बताइए तो? प्रोक्रेस्टिनेशन सर। वेरी गुड, याद रखिएगा लास्ट लेसन में एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात हुई है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करने की एटीट्यूड को कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको याद रखिएगा। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, अगर गांधी जी ने कितना 50%, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? इंडिगो प्लांटर्स ने कितना पे करने का ऑफर किया? तब आप लिखेगा 25%। हु वाज सोफीज बेस्ट फ्रेंड? वेरी इजी क्वेश्चन, सोफी जानसी। तो सोफी का बेस्ट फ्रेंड है जानसी। इन माई मदर एज 66 मदर इज कंपेयर टू, तो मां की तुलना चीजों से हुआ है, याद रखिएगा। एक कॉर्प्स कार में और एयरपोर्ट पर लेट विंटर मून। तो यहां है इन माई मदर एट 66 मदर इज कंपेयर टू, तो ऑप्शन है विंटर्स मून, तो आंसर हो जाएगा विंटर्स मून। हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में सेम कौन है? बार बार मैंने बताया है, एक सेक्रेटरिस्ट, फ्रेंड ऑफ चार्ली, तो आंसर भी हो जाएगा ए सेक्रेटरिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम कौन है? तो एक मनोचिकित्सक है और सैम का दोस्त है। हाउ ओल्ड वाज द किंग सन इन द टाइगर किंग? टाइगर किंग में राजा का बेटा कितने साल का है? बताइए कितने साल का था? 3 years। वेरी गुड, 3 साल का था जब उन्होंने बर्थडे मनाने का, सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा। तो द किंग्स सन वाज ओनली 3 years ओल्ड, याद रखिए। द एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट ही वुड डैश इफ द टाइगर किंग किल्ड द 100 टाइगर। यानी ज्योतिषी ने क्या कहा था कि अगर राजा 100 बाघ मार लेगा तो वो क्या करेगा? तो कट हिज हेयर, वो अपने बाल कटवा लेगा, अपने शिखा कटवा लेगा, एंड सेट हिज एस्ट्रोलॉजी बुक टू दी फायर, और अपनी ज्योतिषी की किताब को आग के हवाले कर देगा। तो यहां ऑप्शन है कट हिज हेयर, तो आंसर हो जाएगा कट हिज हेयर। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर पार्ट ऑफ इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? जर्नी टू द एंड किस प्रोग्राम का हिस्सा बनी रही है? तो सबको पता है स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस। ध्यान दीजिएगा इसमें इन रहेगा, एट रहेगा, लेकिन आप लोग चूज करिएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस, हिम पर विद्यार्थी। वेयर वाज द व्हाइट मैन शॉट? यानी टॉम को गोली कहां लगी थी? ध्यान से सुनिएगा, राइट लोअर बैक, राइट लोअर बैक नियर किडनी के पास इनेमी को गोली लगी थी। व्हाट डिड डॉक्टर सदाउ गिव टू द अमेरिकन सोल्जर? अमेरिकन सोल्जर को सदाउ ने क्या दिया था? हिज बोट, फूड टू ईट, फ्लैश लाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारा हो जाएगा। अपनी टॉर्च भी दिया था, खाने के लिए भोजन भी दिया था, और अपना बोट भी उसे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
What draws Derry towards Lamb? डेरी को लैम्ब का क्या अट्रैक्ट करता है? तो हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। याद होगा इसमें ऑन द फेस ऑफ इट में डेरी और लैम्ब दो कैरेक्टर हैं। तो मिस्टर लैम्ब एंड डेरी बोथ आर हैंडीकैप्ड एंड बट मिस्टर लैम्ब has a very positive attitude and Derry has a negative attitude. Derry was 14 years old. His one part of his face was burnt by acid and Mr. Lamb has lost his one leg in a bomb explosion. ये सारी बात याद रखिएगा। He lives in his garden home. तो डेरी को लैम्ब का पॉजिटिव एटीट्यूड अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where did Mr. Lamb fall from towards the end of the story? कहानी के अंत में मिस्टर लैम्ब किससे गिरा है? तो याद होगा लेडर से, सीढ़ी से गिर गया था। एप्पल तोड़ने के क्रम में सीढ़ी से गिर गया था मिस्टर लैम्ब। तो किससे गिरा था? तो याद रखिएगा लेडर। बामाज एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग एट, बामा का बड़ा भाई कहां पढ़ाई कर रहा था? तो याद रखिएगा ही वाज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ ये यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी। तो बच्चों इस प्रकार से 60 क्वेश्चन अभी मैंने किया और आप लोग को 2 सेट मैंने करा दिया। तो फिर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे बात करिए, नहीं तो कल लास्ट में आप लोगों से मिलूंगा। सर ऑब्जेक्टिव में अगर जो डाउट क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आंसर के साथ उसका कारण भी लिख दे सकते हैं या नहीं? नहीं, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं कर सकते आप। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। नाउ यू आर नॉट गिवन ओमार सीट इन जैकबोर्ड। जैकबोर्ड में कोई ओमार सीट नहीं मिलेगी आपको। आपको कॉपी में ही आप क्या करिएगा, कॉपी मिलने के साथ ही सारे विद्यार्थी एक एक लाइन छोड़ करके 1 से 30 तक का बना लीजिएगा। जैसे 1 नंबर लिखे, फिर लिख दिए ANS डैश, फिर एक लाइन छोड़ करके, यानी 300 ऑब्जेक्टिव एक साथ लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखने का तरीका क्या है कि मान लिया जाए एक का आंसर जो हुआ ABCD, जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन भी लिखना है और उस ऑप्शन में जो आंसर है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि वेयर डिड मिस्टर लैम्ब फॉल फ्रॉम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, तो इसका आंसर होगा C। तो हम C भी लिखेंगे, घेर देंगे C को, और C में जो ऑप्शन है लेडर LADDER वो भी लिखेगा। एंड यू हैव टू राइट बोथ ऑप्शन प्लस आंसर। कोई रीजन नहीं लिखना ऑब्जेक्टिव में, याद रखना बच्चों। ऑब्जेक्टिव में कोई रीजन नहीं लिखना है, केवल आपको आंसर लिखना है। ABCD जो होगा वो लिखेगा और उसमें जो आंसर होगा वो भी लिखेगा। एनी डाउट? सर जो ऑफिस बॉय था वो कोथामंगलम सुब्बू को हेट क्यों करता था सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज फर्स्ट यू मस्ट नो दैट ऑफिस बॉय वाज 40 years old man. He was not a boy, but he was given the title, the post of office boy. And when he had joined Gemini Studio, that time Subbu had promised him to promote after the release of the film. तो सुब्बू ने उसको ये कहा था अगर फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म अगर चल गई तो तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद भी office boy was not promoted. That's why office boy was angry with Subbu and he hated Subbu. यानी सुब्बू ने जो उसको कहा था कि हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, कोई प्रमोशन उसका नहीं हुआ था, इसलिए ऑफिस बॉय, याद रखिएगा, वो 40 साल का है, वो उससे एंग्री रहता है, उसको हेट करता है। सर तो 3 मार्क्स में इतना लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ, 3 मार्क्स में 3 लाइन काफी।
बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और बताइए, आप नोट्स में भी तो आंसर देखिए ना, सब तो एकदम 3 लाइन 2 लाइन 4 लाइन करके दिया हुआ। यस सर। सुटेबल इन आंसर इज इंपॉर्टेंट, लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अगर आपने लिख दिया है तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग मार्क्स। एनी डाउट? और सर जो द इंटरव्यू में जितना सारा कैरेक्टर्स था उसमें सब के बारे में पढ़ना जरूरी है सर, जैसे कोई इंटरव्यू को लेके क्या सोचता था वो सब? नहीं, उतना नहीं कर पाइएगा। एक तो क्वेश्चन आया कैरोलाइज, तो हॉरर उतना संभव अब नहीं है। अब मैंने कहा ना, अब न्यू बहुत सारी चीज मत देखिए, जितना देखा आपने उसको रिवीजन कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है 30 का 30 ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे। यस सर। हाय बोल दो सबको तुम। और एनी डाउट किसी के पास है तो बोलिए प्लीज। सर पोएटिक डिवाइस पे चर्चा कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइस पर थोड़े मैं चर्चा कर दूं। आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं। सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, 4 चीज मैंने याद रखी। और एक तो पैराडॉक्स भी एक जगह हम लोगों ने देखा था। अगर पोएटिक डिवाइस में जो लाइन दिया रहेगा, अगर उसमें लाइक और एज रहे तो हो जाएगा सिमिली। अगर देखिएगा कंपैरिजन डायरेक्ट रहे, जैसे लीड स्काई, है ना, जैसे मैंने कहा था कि सरदार पटेल वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये हो गया मेटाफर, उसमें पटेल को डायरेक्ट आयरन मैन कहा दिया गया है। अगर कहें कि सरदार पटेल वाज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन, तो ये सिमिली हो गया। यानी कंपैरिजन में अगर एज और लाइक लगा हुआ है तो सिमिली हो गया। डायरेक्ट जैसे लीड इसका एक वर्ड था तो वो हो जाएगा आपका मेटाफर। एलिट्रेशन में ध्यान दीजिएगा, जैसे माई मदर, अगर 2 समान वर्ड कंजक्शन से स्टार्ट हो, आपको जो दिया रहेगा वर्ड वहां देख लीजिएगा, तो वो हो जाएगा एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन में ध्यान रखिएगा, जैसे भी मैंने कहा था अर्थ कैन टीचर्स, पर्सोनिफिकेशन है। स्प्रिंटिंग ट्रीज, पर्सोनिफिकेशन है। यानी जहां लिविंग या नॉन लिविंग चीज की तुलना मानव से किया गया हो, वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। एक रिपीटेशन बताए थे। रिपीटेशन में क्या बताए थे, अगर 2 वर्ड 3 वर्ड, अगर जैसे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, जो कमला दास ने लास्ट में जो की है, तो वो रिपीटेशन हो गया। एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स में क्या होता, अपोजिट। जैसे एक जगह था ना कि अलाइव एंड डेड, इस टाइप से कुछ था, जीवन और मृत्यु। तो अगर लाइन में 2 अपोजिट वर्ड एक लाइन में अगर रहे तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, पैराडॉक्स। ज्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है। मोटा मोटी पूछता है या तो पर्सोनिफिकेशन या सिमिली पूछता है, और ये दोनों आप इजीली पकड़ते हैं। पैराडॉक्स अगर पूछ दिया तो याद रखिएगा अपोजिट वर्ड रहेगा दोनों, तो पैराडॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट। तो पैराडॉक्स और ट्रांसफर्ड एपी तो दोनों सेम ही है क्या? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, मतलब जो ट्रांसफर कर जाए, वो अलग चीज है ना। तो पैराडॉक्स याद रखिएगा, ट्रांसफर एपिथेट थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट डाउट प्लीज। अभी मात्र सारे लोग वीडियो से भाग जाते हैं, अभी मात्र 45 स्टूडेंट लगभग जुड़ा हुआ है। खैर, जिन्होंने भी वीडियो को बढ़िया से देखा है, वॉच किया है, मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं तो देखता हूं 300-400 स्टूडेंट्स उसको वॉच कर रहे हैं। तो अगर बाद में भी अगर आप वीडियो वॉच कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कम से कम लाइक तो कर दीजिए, लाइक कमेंट कम से कम करा कीजिए आप लोग, है ना। यस सर। थैंक यू। थैंक्स। फिर मिलते हैं कल तब आप लोगों से।
सर कल थैंक यू सर। इग्नू का आर्ट्स वाला कराइएगा ना सर? हाँ, अगर क्वेश्चन मुझे मिल गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा क्वेश्चन ऊपर करने का। आप लोगों को भी मैंने ड्यूटी दिया है सर तो भेज देंगे जरूर। सर। हाँ हाँ, पीडीएफ भेज दीजिएगा तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। कल तो ठीक है जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक, थैंक यू, गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट सर।